हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से स्विंग बोर्ड की इस क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि पिछली क्लास को आपने झेला होगा, कुछ लोगों को पसंद आई होगी, कुछ लोगों को थोड़ी कम पसंद आई होगी और हो सकता है कुछ लोगों को खराब भी लगी हो कि भाषण ज़्यादा झाड़ता है और पूरे 1 घंटे का वीडियो देखा और उसमें कंक्लूजन कुछ नहीं निकला, प्रोडक्टिव बात कुछ भी नहीं लगी। तो ऐसा लगा होगा और जिन लोगों को भी ऐसा लगा है उनसे माफ़ी चाहता हूँ। वैसे मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि आप ही में से कुछ लोगों की ये शिकायत रहेगी कि सर आप ऑफलाइन क्लासेस में तो खूब सारी बातें बताते हैं और दूसरी बातें भी खूब करते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में भी इस तरह की बातें जो है वो होनी चाहिए। क्योंकि अभी हमारे पास जो क्वेरीज आ रही है उनमें से कई लोग ये कह रहे हैं कि हमें एक्सक्लूसिव लाइव में एडमिशन चाहिए। तो उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्या है एक्सक्लूसिव लाइव में, तो उन्होंने कहा कि लाइव क्लास जो होती है उसमें सर एक्स्ट्रा बातें भी जो है बताते हैं। तो प्लीज़, अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम जो ये एक्स्ट्रा बातें करते हैं ये हमारी यूएसपी है, ये प्लस पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है। कुछ लोगों के लिए अच्छी बात हो सकती है, कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आ सकती है। तो खैर कोई नहीं, आपके पास जो है, ज्यों ही आपको लगे कि मैं बक-बक थोड़ी ज़्यादा कर रहा हूँ, तो आप 10 सेकंड वीडियो को जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं, 10-10 सेकंड, और जब भी लगता है कि हाँ, अभी भी वही कर रहा है तो टक आगे बढ़ा दें, ठीक है? और पर मैं तो जो भी अच्छा है वो अच्छा सोच के जो है वो करता हूँ, और हम बाकी जो लोग हैं फैकल्टी मेंबर्स, हम सब लोग यही सोच के करते हैं कि कम से कम जो है वो दूसरी बात करें, और वो भी दूसरी बात भी वही करें जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, आपसे रिलेटेड हो। अब निश्चिंत रहें, दूसरी बातें जब भी करेंगे तो मैं मेरे परिवार के सदस्यों की या मेरी खुद की तारीफ़ें करने में या परिवार के सदस्यों का इंट्रोडक्शन देने के मामले में इस तरह की फर्जी बातें करके आपका समय जो है ज़ाया नहीं करूँगा। चलिए, तो अपन कल जो है वो पढ़ा था, वैसे तो काफ़ी बातें बताई थी, पर उस आपने लास्ट में जब उसमें भी टॉपिक जो शुरू किया था, तो वो स्टेट के बारे में मैं एक कॉमन इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो ये वाला जो क्लास है ये भी इंट्रोडक्टरी क्लास है, एक जस्ट परिचयात्मक क्लास है। तो अपन पॉलिटी के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि उसके फंडामेंटल्स क्या हैं, वो थोड़ा-सा देखना चाह रहे हैं। तो इसलिए मैंने स्टेट समझाया था कि स्टेट किसे कहते हैं। तो स्टेट एक पॉलिटिकल यूनिट होती है, एक राजनीतिक इकाई होती है, जिसमें लोगों का एक समुदाय होता है, कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी ऑफ पीपल होती हैं, जिनका जो एक निश्चित टेरिटरी में रहते हैं और उस टेरिटरी पर उनका अधिकार होता है। उन्हीं का एक्सक्लूसिव राइट होता है उस टेरिटरी पे, दूसरी किसी का उस पे नहीं होता है। उनकी अपनी एक गवर्नमेंट होती है जो, और वह गवर्नमेंट जो है सॉवरन होती है, वो दूसरों किसी अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देश के अंडर में जो है वो नहीं होती है। तो ये सॉवरन जो स्टेट होता है वो होता है। अब डोमिनियन स्टेट होता है दूसरा। डोमिनियन स्टेट वो होता है जो जिसके पास पॉपुलेशन भी होती है, सरकार भी होती है, टेरिटरी भी होती है, लेकिन वो सॉवरन नहीं होता है। वो बाहर से किसी न किसी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे देश की बातों को भी मानता है, तो वो डोमिनियन स्टेट होता है। तो भारत 15 अगस्त 1947 से लेके 25 जनवरी 1950 तक भारत एक डोमिनियन स्टेट था, अधिराज्य था। और उससे पहले वो फिर एक स्टेट जो है कि भाई, जिसे हम माने कि कॉलोनी होता है, उपनिवेश होता है, तो 15 अगस्त 1947 से पहले भारत एक कॉलोनी था, उपनिवेश था। तो वो प्रॉपर जो है स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। स्टेट की डेफिनेशन में जो सॉवरन स्टेट होता है वो ही आता है। तो स्टेट देखा, उसके बाद नेशन देखा था अपन ने कि नेशन क्या होता है। नेशन जो है वो एक थोड़ी ब्रॉड व्यापक अवधारणा है, और इसके साथ ही मैंने ये भी कहा था कि नेशन को एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किया जा सकता। बहुत सारे थिंकर्स हैं और सभी ने अपने अपने हिसाब से नेशन को डिफाइन किया है, पर उन सब ने जो डिफाइन किया उसका जो एसेंस है या सार तत्व अपन ने जो पकड़ा, तो वो कि लोगों का एक समुदाय, जिनका एक साझा इतिहास हो, जिनकी साझा कल्चर हो, और एक जैसे रीति रिवाजों को मानते हो, और संभवतया लैंग्वेज भी एक जैसी हो, तो उनकी एक अलग पहचान हो, और उसके साथ साथ उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस भी थोड़े बहुत हैं, और पॉलिटिकल रूप से भी जो जुड़ना चाहते हैं, तो इस तरह का जो होता है उससे
नेशन कहते हैं। और इसके कई एग्जाम्पल दिए थे मैंने कि अरब जैसे तो एक नेशन है जो बहुत सारे देशों में बटे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये अरब लीग बनाने की बात जो करते रहते हैं। अरब कंट्रीज आपस में पॉलिटिकली संगठित होने की भी कोशिश जो है करते हैं। इंडिया माना जाए तो इंडिया जो है वो, इंडिया में बहुत सारे नेशंस जो है वो हैं, बहुत सारे इस तरह से सांस्कृतिक समूह जो हैं, तो उनको अलग अलग नेशन मान सकते हैं। और भारत एक नेशन बनने की प्रक्रिया से गुजर रहा है, और हो सकता है कि भविष्य में हम जो है वो एक नेशन बन जाए। और नेशन स्टेट का जो कंसेप्ट है ये यूरोपियन कंसेप्ट है, और यूरोप में जर्मनी, इटली, फ्रांस, ये जो देश जिस तरह से पुनर्गठन इनका हुआ, इनका स्थापना हुई है, तो वो नेशन स्टेट की अवधारणा को जो है वो पूरी करते हैं। तो ये अपन ने देखा था, तो कल अपन ने ये देखा था, और उसके साथ ही अब अपन देखते हैं कि उसी चीज को जो है वो थोड़ा रिपीट कर देते हैं। सीधा सीधा है कि नेशन जो है, हाँ, तो ये नेशन जो है इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, थोड़ा सा डिफाइन किया गया है। नेशन इज डिफाइंड एज पीपल और एग्रीगेशन ऑफ पीपल, लोगों का समुदाय, समुदाय या एक कम्युनिटी, लोगों का एक समूह जो संगठित है, एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, ये ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी की फॉर्म में लोगों का एक समूह होता है। यूजुअली इनहैबिटेटिंग द डिस्टिंक्ट पोर्शन ऑफ द अर्थ, यानी कि निश्चित टेरिटरी पर भी वो रहते हैं, किसी क्षेत्र के अंदर, पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर रहते हैं। स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज, यूजिंग द सेम कस्टम्स एंड पोजेसिंग हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी, एक ऐतिहासिक निरंतरता उनके पास जो है वो होती है, तो उसे हम नेशन जो है कह सकते हैं। तो ये नेशन को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि जो राष्ट्र है वो लोगों या व्यक्तियों के एकत्रीकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। व्यक्ति या लोगों के एकत्रीकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो एक संगठित समाज के रूप में विद्यमान होता है, जिनका एक संगठित समाज होता है, आमतौर पर क्षेत्र विशेष में निवास करते हैं तथा एक ही भाषा बोलते हैं और समान रीति रिवाजों का उपयोग करते हैं, और जिनकी ऐतिहासिक निरंतरता भी होती है। तो हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी तो जो मैं पिछली क्लास में जो समझाया था वही वाला है, यहाँ पे इसको जो है वो ये शब्द अपन ने दे दिए हैं। और इसके बाद जो है, अब ये जैसे कि अपन माने तो स्टेट और नेशन में क्या है, तो स्टेट इज मोर पॉलिटिकल, तो जो राज्य जिस शब्द का यूज करते हैं ये मोर पॉलिटिकल कंसेप्ट होता है, जबकि नेशन जो है वो पॉलिटिकल थोड़ा कम होता है। एथनिक ग्रुप से अगर कंपेयर करें नेशन को, तो एथनिक ग्रुप पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं होता है, जबकि नेशन में थोड़ी पॉलिटिकल भावना होती है। अगर वहां से कंपेयर करेंगे तो कहेंगे कि इसमें थोड़ी राजनीतिक पुट होता है। लेकिन अगर अपन विशुद्ध रूप से स्टेट की बात कर रहे हैं और नेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें ज्यादा पॉलिटिकल कौन होता है? स्टेट, राज्य जो है वो अधिक जो है वो पॉलिटिकल कंसेप्ट है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में जहां पढ़ोगे जगह जगह आपको स्टेट 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 ही टर्म का यूज होगा, नेशन शब्द का यूज जो है अपने पॉलिटिकल साइंस में और अपन जो पॉलिटी पढ़ेंगे उसमें नहीं है। जबकि नेशन जो है वो एक रेशियल और एथिकल कंसेप्ट जो है वो माना जा सकता है, व्यक्तियों के समुदाय का जो रेशियल और एथिकल कंसेप्ट जो है इसे मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द नेशन रेफर्ड इनटू द यूनाइटेड नेशन आर एक्चुअली स्टेट्स, यानी यूनाइटेड नेशन जैसे नाम तो दे दिया उसको, यूनाइटेड नेशन यानी नेशंस को यूनाइट करने वाली संस्था, संयुक्त राष्ट्र, तो उसमें राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया जाए, लेकिन वास्तव में उसमें जो भी नेशंस है वो सही मायने में वो नेशंस नहीं है, बल्कि वो स्टेट ज्यादा है, राज्य ज्यादा है, ये ध्यान रखना। तो ये एग्जाम्पल एक्सप्रेस किया गया है। उसके बाद अरब वाला मैंने आपको एग्जाम्पल पहले ही दे दिया कि अरब जो नेशन है, अरब नेशन इज नॉट ए स्टेट, ये एक स्टेट नहीं है, बट अ नेशन विच कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्टेट्स, एक ऐसा राष्ट्र है जिसके पास बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे राज्य हैं, सच है सऊदी अरेबिया, यमन, इजिप्ट वगैरह जो भी है, आप अरब देशों को तो जानते ही हैं। ऑन द अदर हैंड यूएसए इज ए स्टेट बट इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल नेशंस, तो जैसे कि यूएसए है तो ये यूएसए एक स्टेट है, नेशन नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे जो है वो नेशंस हैं, अफ्रीकी मूल के लोग अलग होते हैं, कैकेशियंस जो होते हैं, चाइनीज लोग भी हैं वहाँ पे, इंडियंस भी हैं, तो बहुत सारे नेशंस जो है वो यूएसए में हैं। और इसके साथ जैसे जापान है,
इजराइल है, तो इजराइल को हम मान सकते हैं कि वो पूरा एक तरह से नेशन स्टेट है, कि नेशन भी है स्टेट भी है। जापान नेशन भी है और स्टेट भी है, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ एग्जांपल्स जो है वो दिए गए हैं। इनसे मेरे ख्याल से आपका वही कंसेप्ट जो अपन कल पढ़ रहे थे वो एक बार वापस रिवीजन हो गया है आप लोगों का। अब अपन देखें तो अगला थोड़ा छोटा मोटा ये है कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। अब ये जो राज्य राज्य अपन कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटी में सबसे मेन जो पढ़ेंगे वो राज्य के बारे में ही पढ़ेंगे। राज्य की शासन व्यवस्था कैसी होगी, राज्य नागरिकों को क्या अधिकार देगा, नागरिकों के अधिकारों की प्रोटेक्शन कैसे देगा राज्य। तो राज्य जो है वो बेस है पॉलिटिकल साइंस का और पॉलिटी का, इसलिए अपन राज्य के बारे में थोड़ा ज्यादा देख रहे हैं शुरुआत में। तो ये राज्य अस्तित्व में कैसे आया, तो राज्य के अस्तित्व में आने के बारे में भी अलग अलग विचारकों ने अलग अलग विचार जो है वो दिए हैं। तो हालांकि ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है अपने इस सिलेबस के हिसाब से। ये मैंने जैसे कहा कि ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इसमें अपन ऐसे बड़े जो कंसेप्ट होते हैं सामान्य थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि इंटरव्यू वगैरह में आपसे कभी भी जो है वो प्रश्न पूछा जा सकता है। और वैसे भी एक जागरूक व्यक्ति होने के नाते थोड़ा यूँ आपको अगर इस तरह की बातें पता होती है तो आप अपने अड़ोस पड़ोस में जाके और दूसरे जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन पे धौंस जमा सकते हैं कि ले बता रहे नेशन क्या होता है, स्टेट क्या होता है। तो प्लीज आप अपने आसपास जो लोग कई समय से तैयारी कर रहे हैं उनसे जाके, और जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो उनसे जरूर पूछें, क्वेश्चंस पूछें, और अगर जो वो जवाब दे दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे तो उनको समझाना, और फिर बदले में वो भी तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, और तुम लोगों से जो भी क्वेश्चन पूछे वो तुम लोग मुझसे पूछोगे कमेंट बॉक्स में आके कि सर इसका क्या जवाब है। तो मैं जब भी लाइव आऊंगा तो आपके सवालों के जवाब जो है वो दूंगा। तो इसलिए जागरूक नागरिक होने के नाते पता होना चाहिए। तो राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है, तो राज्य की उत्पत्ति आप हिस्ट्री पढ़ा होगा, राज्य की उत्पत्ति का सबसे जो लोकप्रिय सिद्धांत है वो दैवीय सिद्धांत है, डिवाइन थ्योरी। कौन सी थ्योरी? डिवाइन थ्योरी, दैवीय सिद्धांत। ज्यादातर तो प्राचीन काल में जो है प्राचीन काल में यही मान्यता थी कि जो राजा है वो ईश्वर का विशिष्ट व्यक्ति है, और ईश्वर ने उस व्यक्ति को विशेष रूप से आशीर्वाद दिया है, धरती पर भेजा है, और इसलिए बाकी जनता का ये कर्तव्य बनता है कि वो राजा के निर्देशों का, आदेशों का पालन करे। और अगर जनता ने राजा के निर्देशों का पालन नहीं किया तो पुराने जो पुरोहित होते थे, ब्राह्मण जो होते थे, राजा के जो मंत्री होते थे, ये केवल यहाँ नहीं, यूरोप में वगैरह जहां कहीं अफ्रीका में कहीं कबीला कहीं पे भी होता था, तो राजत्व का दैवीय सिद्धांत प्राचीन काल में प्रचलित था कि राजा जो है वो ईश्वर का विशेष प्रतिनिधि है, ईश्वर ने उसे अपनी विशिष्ट शक्तियां देके भेजा है। राजा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है आप और मेरी तरह, वो ईश्वरीय शक्तियों से ओतप्रोत है, ईश्वरीय शक्तियों से सुसज्जित है, ठीक है। और इसलिए राजा जो भी आदेश देता है वो राजा के खुद के आदेश नहीं है, बल्कि वो ईश्वर के आदेश है। और अगर तुमने वो आदेश नहीं माने तो राजा तो यहां तुम्हें दंडित करेगा ही करेगा, तुम जब मर के ऊपर जाओगे तब भी चैन नहीं आएगा तुम्हें, वहां ईश्वर फिर से दंडित करेगा तुम्हें, और ईश्वर कहेगा कि निकृष्ट व्यक्ति, तूने क्यों नहीं मानी बात, तुम्हारा राजा जो कह रहा था उसे मैंने भेजा धरती पर, मैंने उसे राजा बनाया, और उसके सारे शब्द मेरे शब्द थे। इसका मतलब तुमने राजा के शब्दों का उल्लंघन नहीं किया है, बल्कि तुमने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए ऊपर जाके भी तुम्हें नरक मिलेगा। तो ये धारणा थी, और इस धारणा के आधार पर राज्य जो है वो संगठित रहता था और लोग मानते थे। इसलिए जन सामान्य राजा के विरुद्ध विद्रोह नहीं करता था, उसे डर लगता था, राजा से ज्यादा डर उसे ईश्वर से लगता था। तो इस वजह से जो है वो राज्य अस्तित्व में आया। तो ये राजत्व का दैवीय सिद्धांत जो है वो कहलाता है। उसके बाद जो है वो पितृसत्तात्मक सिद्धांत माना जाता है, एक और है, हालांकि ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है। पितृसत्तात्मक सिद्धांत, ये पितृसत्तात्मक सिद्धांत वैसा ही सिद्धांत है जिस तरह से जो है वो एक परिवार है, उस परिवार का जो मुखिया है वो उसका प्रमुख होता है। फिर धीरे धीरे क्या है कि पहले एक जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट होता था,
तो वो परिवार बढ़ता जाता था, बढ़ता जाता था, बढ़ता जाता, तो परिवार में 100, 200, 500 सदस्य जो होते थे, और उन 500 में भी प्रमुख होता था पिता। एक जो पुरुष, जो वो वृद्ध पुरुष जो होता था, वो प्रमुख होता था। और धीरे 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 वो जो बड़ा परिवार होता था, वो बड़ा परिवार ही कबीला कहलाता था। जब आप ऋग्वेद पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो हिस्ट्री में ऋग्वेदिक काल जो पढ़ेंगे तो उसमें कि कबीलाई संस्कृति थी। और उसके बाद महाजनपद पढ़ेंगे तो कि भाई, वो सॉरी, ऋग्वेद में जब पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे कि इतने कबीले थे, 10 राज्य युद्ध हुआ, एक तरफ जो है भरत कबीला था और सामने इतने कबीले। कबीले का मतलब वो पॉलिटिकल यूनिट थी एक तरह की। तो कबीले, वो कबीले का मतलब यूं छोटा 100, 50, 200, 300 लोग नहीं होते थे। तो उसका मतलब होता था कि वो बहुत बड़ा सा जो है वो होता था, जो 10,000, 50,000 लोग उसके अंदर शामिल होते थे, और एक तरह का राज्य होता था जिसे हम कबीला कहते हैं। तो ये जिस तरह से परिवार का मुखिया पिता होता है, और वो फिर जॉइंट फैमिली का प्रमुख भी वयोवृद्ध जो पुरुष होता है, तो वो धीरे 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 एक पॉलिटिकल यूनिट बन गई और एक छोटा सा राज्य बन गया। और उसका जो प्रमुख है वो पुरुष जो होता था। तो इस पुरुष प्रधानता की जो मानसिकता थी, इससे जो है ये राज्य अस्तित्व में आया। पहले पहले जो पॉलिटिकल यूनिट थी, वो राज्य इस तरह से अस्तित्व में आया, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। और फिर कुछ मानते हैं मातृसत्तात्मक। पैट्रियार्कियल और मैट्रियार्कियल कंसेप्ट, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। तो पितृसत्तात्मक को पैट्रियार्कियल कहते हैं और इसको मैट्रियार्कियल जो है वो कहते हैं इंग्लिश में। तो इसमें इनका मानना है कि नहीं नहीं, इससे भी पहले पितृसत्तात्मक ये परिवार तो बाद में बने हैं। परिवार से तो पहले क्या होता था, लोग कंदमूल खाते थे, इधर उधर जंगलों में भटकते रहते थे, स्थायी परिवार होते नहीं थे, लड़ाई झगड़े होते रहते थे, लोग कहीं पे भी जाते थे, मिलते थे और व्यक्ति जाते थे, महिलाओं के साथ सेक्स करते थे और व्यक्ति तो चले जाते थे कहीं। तो इसलिए शुरुआत में जो है, जो भी उस महिला के बच्चे होते थे वो महिला के साथ ही रहेंगे बच्चे, तो स्वाभाविक बात है। तो इसलिए पितृसत्तात्मकता से भी पहले मातृसत्तात्मकता का कालखंड था, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, थिंकर्स। तो इसलिए वो जो माँ होती थी, फिर उसके बेटे होते थे, उसके साथ रहते थे, फिर उसकी जो पीढ़ी पीढ़ी और बच जाती थी, और उसमें जो सबसे सीनियर मोस्ट माँ होती थी, वो ही सर्वे सर्वा जो है वो होती थी उनकी, वो जो छोटी सी एक पॉलिटिकल यूनिट होती थी। तो और इस वजह से वो वहां से राज्य का कंसेप्ट जो है वो अस्तित्व में आया। उसके बाद एक संगठित सुनियोजित परिवार होने लगे, लोगों के जीवन में स्टेबिलिटी आ गई, स्थिर एक ही जगह रहने वाली जो स्थिति आ गई। एक ही जगह रहेंगे तो फिर वो एक निश्चित शादी भी करेंगे, परिवार भी होंगे, तो फिर उसमें जो है वो पुरुष प्रधान हो गया। तो पुरुष प्रधान होने से पहले भी, पहले महिलाएं परिवार की मुखिया जो है होती थी, और उस तरह से वो जो एक पॉलिटिकल यूनिट बनी थी वो एक स्टेट था। तो उस तरह से स्टेट जो है वो अस्तित्व में आया, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। कुछ लोग मानते हैं शक्ति, फोर्स, पावर रेज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, जो मौत से तुंग का स्टेटमेंट है कि जो ताकत होती है ना जिसके पास, और एक व्यक्ति जो थोड़ा अपने आप को ताकतवर था मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, और उसने लोगों को किया कंट्रोल में, और उसने जो है दूसरे लोगों को डरा के, धमका के और अपने अंडर में चलाया, छोटा सा गिरोह बनाया, उसके बाद वो कबीला बड़ा बना, उसके सहयोगी और बनते गए और बनते गए और बनते गए, और इस तरह से एक पॉलिटिकल यूनिट जो है वो बन गई। कोई ईश्वर ने नहीं भेजा, कोई कुछ नहीं भेजा, जिसकी बाजुओं में दम था उसने सत्ता की स्थापना कर ली। तो राज्य जो अस्तित्व में आता है वो किसी ताकतवर व्यक्ति के द्वारा ताकत इकट्ठी करने के बाद, और जिसके पास वो ताकत खुद की प्लस खुद की सेना रखेगा, खुद के अनुयायी रखेगा, और वो सब मिलकर जो भी विरोध करेंगे उनको पीटेंगे, और दूसरे अड़ोस पड़ोस के जितने भी कमजोर लोग होंगे उनके ऊपर अधिकार करेंगे, और अपने साम्राज्य जो है वो राज्य पॉलिटिकल यूनिट जो है वो अस्तित्व में आ गई। तो ये भी कुछ लोगों का मानना है कि उस तरह से जो है वो राज्य अस्तित्व में आया। सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, और वर्तमान का जो हमारा जो राज्य का कंसेप्ट है वो भी इसी पर आधारित है, और इसे देने वाले जो विचारक हैं वो भी फेमस है, लॉक, हॉब्स और रूसो।
ये जो तीन विचारक हैं, इन्होंने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि देखो ऐसा नहीं है, ये शक्तिशाली आदमी से नहीं डरते, ये जो धारणा है देवी धारणा भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। सही बात तो ये है कि लोगों को खुद को समझ में आने लग गया कि जब राज्य नहीं था तो उससे पहले मत्स्य न्याय की स्थिति थी। माइट इज राइट, माइट इज राइट, मत्स्य न्याय, जो शक्तिशाली है उसी की बात चलेगी। जो अब इस मत्स्य न्याय में क्या होता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो लोगों के अंदर, समाज के अंदर भी जो ताकतवर व्यक्ति है वो कमजोर को मार दे, और कितने ही ताकतवर हो वो ये श्योर नहीं हो सकता कि वो समाज का सबसे ताकतवर है दुनिया का। उससे हमेशा डर लगता है कि उससे बड़ा कोई ताकतवर होगा वो उसे कभी न कभी खा जाएगा। तो कहीं न कहीं इनसिक्योरिटी का भाव फिर सब में रहता है। छोटी मछली है, इससे बड़ी इसको खा जाएगी, इससे बड़ी वाली इसको खा जाएगी, इससे बड़ी वाली इसको खा जाएगी। और मछलियां आपने देखी होगी, इतनी छोटी मछली से लेके व्हेल तक की जो एक सीरीज होती है इतनी सारी, तो इनमें जो है वो कोई, और व्हेल में भी वापस दो व्हेल है शक्तिशाली है, वो आपस में लड़ेंगे। तो जीवन में हमेशा अस्थिरता, डर, खौफ का वातावरण जो है वो बना रहता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति चैन की नींद नहीं सो सकता। तो इसलिए ये जो मत्स्य न्याय की स्थिति, तो इससे समाज के सभी लोग दुखी होते हैं। तो फिर समाज के सभी लोगों के बीच एक मौन सहमति बनती है। हालांकि रियल में इकट्ठे होकर ही चर्चा करते हैं कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है। एक मौन समझौता होता है, सहमति होती है, और उसके तहत समाज के बीच में एक समझौता होता है, सामाजिक समझौता। ठीक है, तो समाज के बीच एक समझौता होता है, और फिर ये कहते हैं कि चलो अपन जो है अपने में से किसी एक को प्रमुख बनाते हैं, एक सरकार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सरकार। पहले के जमाने में सरकार का मतलब राजा, ठीक है, सरकार बनाते हैं, और फिर अपन सब अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां जो है इस राजा को दे देते हैं, इस सरकार को दे देते हैं, और इसको कहेंगे फिर ये जो है सबसे शक्तिशाली होगा, और ये इतना शक्तिशाली होगा कि इससे शक्तिशाली कोई इंडिविजुअल व्यक्ति समाज में नहीं हो सकता, इतना पावरफुल होगा, ताकि ये इतना पावरफुल है, ये अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, और इसके बाद इसकी जिम्मेदारी होगी कि बाकी सब लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, उनके जीवन की सुरक्षा प्रोवाइड करवाना, उनका जो माल संपत्ति है उसकी सिक्योरिटी की गारंटी देना। ठीक है, तो ये गारंटी जो प्रोवाइड की जाती है सरकार के द्वारा, और इसके बदले में ये सभी अपने थोड़े थोड़े अधिकार जो है वो इसको देंगे। तो ये एक सामाजिक समझौता है और यही थ्योरी है। और वैसे आज भी जो है आप देखते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही है एक तरह का। वोट होते हैं और वोट में हम सब लोग जो है वोट देते हैं, वोट देके और हम एमपी और एमएलए निर्वाचित करते हैं, और वो एमपी और एमएलए विधानसभा और संसद में जाके बैठ के कानून, हमने उनको शक्ति दी, निर्वाचित किया और वहां भेजा, और उस जो वोट के साथ ही हमारा एक कमिटमेंट उनको था कि अब हम ये सत्ता आपको सौंप रहे हैं, अब ये वतन तुम्हारे हवाले साथियों। अब आप वहां बैठ के जो भी कानून बनाओगे वो हम पर लागू होगा, वहां बैठ के आप टैक्स लगाओगे हम मानेंगे, वहां बैठ के हमारे पे ये नियंत्रण लगाओगे हम उनको मानेंगे। और इसलिए संसद और विधानसभाओं के द्वारा बनाए गए कानून हमारे लिए हमारे पे बाध्यकारी होता है। अब कानून बनाने वालों को भेजा किसने? हमने भेजा कि जाओ तुम वहां जाके हमारी सिक्योरिटी के लिए हमें आश्वासन दो कि हम सुरक्षित रहेंगे, हम चैन की नींद सो सकते हैं, हमारे पास जो छोटी मोटी संपत्ति है वो सुरक्षित रहेगी, कोई उसे लूट के नहीं ले जाएगा, ये जिम्मेदारी है तुम्हारी, और इसके बदले में तुम जो कानून बनाओगे, नियम बनाओगे, हम उनका पालन करेंगे, और अगर हम पालन नहीं करें तो आप उसके लिए दंडित भी कर सकते हैं, हम उस दंड को मानेंगे। तो ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, और समाज के लोग मिलके अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते हैं, और प्रतिनिधियों को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स प्राप्त होते हैं, और फिर उन शक्तियों के सहारे वो समाज के अंदर जो गतिविधियां जो भी होती है उनका संचालन करते हैं। तो ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है वो दिया गया है, इन विचारकों ने दिया है। और इस तरह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो थ्योरी है वो हमारे उपनिषदों वगैरह में भी मिलती है कि देवताओं, असुरों और देवताओं के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे, और देवता
बार बार पराजित हो रहे थे, तो देवता एक बार ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहा कि हम बार बार पराजित हो जाते हैं, ये असुर हमें पराजित कर देते हैं, क्या कारण है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा कोई नेता नहीं है, तुम्हारा कोई राजा नहीं है, इसलिए देवताओं पहले, यानी कि वो राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित नहीं थे पहले, तो जाओ पहले अपना एक नेता या राजा चुनो। तो देवताओं ने सबने मिलकर इंद्र को अपना नेता चुना और सभी देवताओं ने अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां इंद्र को दी और इससे इंद्र जो है वो सर्वशक्तिशाली हो गया। और फिर अगली बार इंद्र के नेतृत्व में देवताओं ने असुरों से युद्ध किया और उन्होंने असुरों को पराजित कर दिया। तो इस तरह से जो है, तो ये क्या, ये एक सामाजिक समझौता, देवताओं ने सबने मिलकर आपस में एक समझौता किया, समझौता करके अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां इंद्र को दी, अपना नेता चुना, उसको थोड़ी थोड़ी शक्तियां दी, जिससे वो शक्तिशाली हो गया और फिर उसके नियंत्रण में, उसके कहने पे, उसके आदेशों पे बाकी देवता चलने लगे और संगठित रूप से एक राजनीतिक राज्य का अस्तित्व आया। और फिर चूंकि वो संगठित थे, व्यवस्थित थे, इसलिए अब वो ज्यादा शक्तिशाली थे, इसलिए दूसरों को पराजित कर सकते थे। तो अभी भी हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को चुनते हैं, उनको शक्तियां देते हैं, इसलिए वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। तो जो वर्तमान में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये ज्यादा शक्तिशाली हैं, इनको शक्ति हमने ही दी है और हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है। तो ये है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी। हालांकि इसके बाद मार्क्सिस्ट जो होते हैं, मार्क्सवादी, उनका भी राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है और वो कहते हैं हमने क्रांतियां करके जो है वो राज्य अस्तित्व में लाया है और हमारा वाला जो राज्य है वो सही मायने में वही राज्य है, बाकी ये वाले राज्य सही राज्य नहीं है। और सही राज्य वही होगा जहां पे समानता होगी, और समानता हम तभी लाएंगे। तो 1917 में रूस में और 1949 में चाइना के अंदर क्रांतियां हुई और वहां पे जो एक राज्य की स्थापना हुई, तो वो हमने की। लेकिन रूस और चाइना पहले से राज्य तो थे, इसलिए मार्क्सवादियों की थ्योरी, तो वो मार्क्सवादी तो क्या हर जगह टांग अड़ा देते हैं और जो भी विचारधाराएं चलती है वहां पर नहीं, ये वाली कोई भी नहीं, हमारे वाली डालो और सही हमारी वाली ही है, तो वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो राज्य इस तरह से, कई अलग अलग विचारकों का ये मानना है कि राज्य इस तरह से अस्तित्व में आए थे। राज्य की उत्पत्ति कैसे, ओरिजिन ऑफ स्टेट, स्टेट बना कैसे था शुरुआत में, अब तो बने बनाए स्टेट हैं, तो इसके लिए ये कई कुछ थ्योरीज जो है वो दी जाती है। तो आपके सामान्य जानकारी के लिए, एक जनरल अवेयरनेस के लिए ये बात जो है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जो है अपन देखेंगे थोड़ा सा आगे का चीज कि अब जो राज्य होता है उसमें मेन 3 चीजें होती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। यानी कि किसी भी संस्था को, किसी परिवार को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून होने चाहिए, होते। जैसे अपना कोचिंग संस्थान है, इसको चलाने के लिए भी कुछ नियम तो है, जैसे ऑनलाइन क्लासेस भी है, तो इसके कुछ नियम है कि आप सबसे पहले फीस जमा कराओगे तो हमसे पढ़ सकते हो, उसके बाद हम पर डे जो है वो आपको पढ़ाएंगे, इतने इतने टाइम तक पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये नियम है और इन नियमों का पालन हमें करना पड़ेगा। हमने कुछ नियम, और इसमें नियम बनाने वाले हम ही विधायिका हैं और हम ही कार्यपालिका हैं। हाँ, आप जनता हो, आप विरोध कर सकते हो, अगर हम जो कमिटमेंट करते हैं वो पूरा नहीं करते हैं हम, तो आप आवाज भी उठा सकते हो। तो कोई भी संस्था, निकाय चलाने के लिए भी कुछ नियम कायदे कानून होने चाहिए, और फिर उनको नियम कायदे कानून बनाने मात्र से काम नहीं चलेगा, उन नियम कायदे कानूनों को लागू भी करवाना पड़ेगा, और कोई व्यक्ति अगर नियम को नहीं मान रहा है तो उसको दंडित भी करना पड़ेगा। तो ये 3 काम होते हैं, नियम बनाना, नियम को लागू करना, और उस लागू सही नहीं हो रहा है, कोई उल्लंघन करता है तो उसको दंडित करना। इसलिए एक देश को चलाने के लिए, एक स्टेट को चलाने के लिए भी 3 जो पावर की जरूरत होती है, एक तो कानून बनाने की शक्ति, एक उस कानून को एग्जीक्यूट करना, लागू करना, और उसको जज करना, कोई वायलेशन तो नहीं कर रहा है, या ये भी प्रॉपर तरीके से कानून लागू करते हैं या नहीं करते। तो पहले जो लोकतंत्र होता था उसमें एक राजा होता था, राजा ही कानून बनाता था, राजा ही कानून को लागू करता था, और राजा ही सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था, वापस न्याय भी राजा ही करता था। तो बाहुबली का डायलॉग तो याद ही होगा, मेरा वचन ही मेरा शासन है।